क्योंकि मेरा मानना है जीने का हक दे दीजिए कि आपका इलाज हो जाएगा, और पढ़ने का दे दीजिए, जो पढ़ेगा वो आगे बढ़ेगा। आप कह रहे थे राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, देखिए ये एक मॉडल हो सकता है, तो फिर ये क्यों काफ़ी नहीं हो रहा? काफ़ी एफिशिएंट मॉडल हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हम बस इसमें एक करेक्शन ऐड कर रहे हैं कि 3 राज्य का आपने नाम लिया, तीनों जगह के गारंटी जो आप कांग्रेस को देखेंगे ना वो सिमिलर नहीं है। जैसे एक सबसे बड़ा अंतर आपको बताते हैं, हिमाचल में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू हुआ है, कर्नाटक में नहीं लागू हुआ है, ना गारंटी में था। यही लॉजिक था। वहाँ फौजी ज़्यादा हैं, उनका मसला बड़ा था ये। नहीं, वो इसलिए कि आपको ना स्टेट स्पेसिफिक वेलफेयर मॉडल लेकर के आना पड़ेगा। इसीलिए आप जो हमसे सवाल पूछे तो हमने कोई ब्लैंकेट एक स्टेट का एग्जांपल नहीं दिया। जैसे हमने आपको हाँ, आपने कहा कि यहाँ से ये उठा लो, यहाँ से उठा लो। हमने स्पेसिफिकली कहा कि अगर हमको हेल्थ मॉडल लेना होगा तो हम राजस्थान का लेंगे जो बेस्ट है। जो बात आप कह रहे हैं उससे हमारा एग्रीमेंट है कि आप एजुकेशन और हेल्थ अगर कर दो तो बहुत काम आप कर चुके हैं। ये एक बेहतर मॉडल हो सकता मतलब है इसमें बिहार के फिर केस सबको अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, जिसको अपना बदलना बदल लेगा। बिल्कुल, ये एक बेहतर मॉडल हो सकता है बिहार के केस में। देखिए बिहार में जब आप रिसोर्स की बात करेंगे, सबसे बड़ा रिसोर्स ही तो ह्यूमन रिसोर्स है। इसीलिए तो इकोनॉमिक पॉलिसी ऐसी बनाई जाती है कि उसके ह्यूमन रिसोर्स को ही एक्सप्लॉइट किया जाता है। क्यों बिहार को लेबर फैक्ट्री बना करके रखा गया है? देश भर में जो है सस्ते मजदूर जो हैं वो वहाँ से पलायन करके पहुँचाए जाते हैं। तो ह्यूमन रिसोर्स को अगर ठीक से मैनेज किया जाए, जैसे पढ़ने के लिए बिहार का स्टूडेंट कोटा जा रहा है, फिर वहाँ जो है पैसा खर्च करे, फिर जो है कहीं इंजीनियरिंग करने के लिए दूसरे राज्य में जाए। हम कह रहे हैं कि पढ़ना ही है ना, जब स्टूडेंट बिहारी, टीचर बिहारी, तो कोचिंग क्यों बाहर होगा? वहीं कोचिंग हो, वहीं लोग पढ़े, वहीं इंजीनियरिंग कॉलेज हो, वहीं इंजीनियर बने, वहीं पे जो है अरे कंप्यूटर ले करके, लैपटॉप ले करके अमेरिका के लिए ही काम करना है तो जो गुड़गांव में काम कर सकते हैं वो तो मुजफ्फरपुर में भी बैठ के कर सकते हैं। बिहार में अभी जो नेता लोग हैं जितने हैं, आपको इंडिविजुअल लेवल पर, मैं कांग्रेस के नेता से नहीं सवाल पूछ रहा हूँ, कन्हैया से पूछ रहा हूँ, सबसे ज़्यादा उम्मीद किस में दिखती है? देखिए बिहार, ईमानदारी से बोलें ये बात, हम ये बात घुमा नहीं रहे। बिहार जिस तरह की इंट्रेंस्ड पॉवर्टी और डिस्पैरिटी और लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर और रिसोर्सेज का शिकार है ना, एकदम ऑनेस्टली बोल रहे हैं, एक अकेला कोई कुछ नहीं कर सकता है, हम भी नहीं कर सकते, ये सच बात है। एक टीम बनानी पड़ेगी, एक कलेक्टिव एफर्ट लगेगा, तभी जा कर के ये 14 करोड़ पॉपुलेशन वाला राज्य, जहाँ 40 लोकसभा सीट हैं और 243 विधानसभा सीट है, एक बिहारी जो बाहर जा कर के ओवर परफॉर्मिंग होता है वो अपने जगह पे क्यों नहीं परफॉर्म कर पाता है? उससे अगर निकालना है तो एक इंफ्रास्ट्रक्चरल रिवैम्पिंग, एजुकेशन और हेल्थ की जो है बेटर जो है अवेलेबिलिटी और ह्यूमन रिसोर्स का मैनेजमेंट, ये कलेक्टिव एफर्ट लगेगा। अच्छा एक बात बताइए, मुझे इंजीनियरिंग आती ही नहीं है तो सिर्फ मेरा एफर्ट काम करेगा? नहीं करेगा। लॉ बनाना है तो हमको एक लॉयर की ज़रूरत पड़ेगी। आज के जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, इसको समझने वाले जो लोग हैं, एक उसके प्रोफेशनल की टीम लगेगी, और सर्वगुण संपन्न 3600 गुण, ठीक है ना, एक व्यक्ति में नहीं हो सकता, ठीक है, एक कलेक्टिव एफर्ट लगेगा। तेजस्वी यादव, प्रशांत किशोर, चिराग पासवान, नए लड़कों में किस में ज़्यादा आपको उम्मीद दिखती है? ज़्यादा कम की बात नहीं है, फिर भी अगर आपको अपना एक देखना हो इनमें से रेटिंग में अपने हिसाब से। तीनों की बहुत अलहदा क्वालिटी है। देखिए तेजस्वी जी के पास जो है सरकार चलाने का एक्सपीरियंस है, बाकी किसी के पास नहीं है। प्रशांत जी का ये दावा है कि वो सरकार बनवाने का एक्सपीरियंस है, चलाने का एक्सपीरियंस है। उसी तरह से चिराग पासवान मुझे लगता है कि बाहर में ही शायद पढ़े लिखे हैं, मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, दिन दुनिया देखा है। उनके पास नीतीश जी को हरवाने का एक्सपीरियंस है। नहीं, देखिए राजनीति बदल रही है बिहार की, सबकी अपनी अपनी यूनिक क्वालिटी है। और ये सारी क्वालिटीज मिल करके बिहार को बेहतर बनाने के लिए प्रशांत किशोर ने, चले मैं स्पेसिफिक आता हूं, मैं प्रशांत किशोर ने आपकी बड़ी तारीफ की। अब वो बीजेपी वाली तारीफ थी, जैसे बीजेपी कर रही थी कि आप पढ़े लिखे हैं, या वो दिल से थी, वो मुझे नहीं पता, वो आप ये तो वही आकलन कर लेना। लेकिन जो स्टेटमेंट मैंने सुना, वो कह रहे थे कि आप में पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, और आपको एक तरीके से उन्होंने कहा कि आप कांग्रेस के अभिमन्यु क्यों बने हैं, कि कुर्बानी देने आप पे जा रहे हैं। आप कांग्रेस बिहार में आरजेडी की पिछलग्गू बनी है, बट आपको लेके वो कह रहे थे कि आप में पोटेंशियल बहुत है, और उन्हें लगता है कि आप एक डायनेमिक। कांग्रेस में अभिमन्यु तो देखिए राहुल जी बने हुए हैं,
सारे महारथियों से जो है ना मुकाबला कर रहे हैं। ये संज्ञा और विशेषण तो उनके लिए सही है, मेरे लिए तो नहीं है। दूसरा, उन्होंने तारीफ की है। देखिए, कोई भी इंसान एक बहुत, चलो मैं और स्पेसिफिक करता हूँ, हाँ। बहुत मार्केट में र्यूमर चल रहा था कि क्या कन्हैया कुमार पीके की तरफ जा सकते हैं। आप क्योंकि आइडियोलॉजी लेके बड़ा क्लियर रहे हो, कह दिए तो चलो आज मैं पूछ ही लेता हूँ। मैं जो है ना कहा कि जब मुझे विचार बदलना होगा ना, हमें प्रोफेशन ही अरे तो क्या पता कह दो कि अपना लेफ्टिस्ट बन के ही हम पीके के साथ भी चले गए, अब लेफ्टिस्ट बन के कांग्रेसिस्ट हो गए, तो आप ये नोट जेनसेस्टिस्ट हो जाओगे। आप ये नोट करके रखिए ना, हाँ, अगर सब ठीक ठाक रहा, आपके दर्शक हमको पसंद किए, तो फिर कभी न कभी बुलाइएगा ना। अरे हम महाराज, हम वीडियो बनाएंगे आप पे। तब जो है कॉलर पकड़ लीजिएगा, गिरवान पकड़ करके पूछ लीजिएगा, क्या जी महाराज बोले थे कि नहीं जाएंगे, चले गए। तो नहीं जाओगे कभी? मतलब मैं कह रहा हूँ, पूछ रहा हूँ, पीके के पास नहीं जाओगे? कहीं नहीं जाएंगे, कांग्रेस ही रहोगे? ये रिटायरमेंट यहीं से, ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, ये मतलब सोच लो। बहुत बड़ा स्टेटमेंट। सिंधिया साहब चले गए, पायलट साहब जाते आते रह गए। बहुत सोच समझ के दे रहे हैं। एक शेर है उनका, अहमद मुश्ताक साहब का, कि मौसमे गुल हो कि पतझर हो, अपनी बला से हम वो फूल हैं, न खिलते हैं न मुरझाते हैं। तय कर लिए हैं जीवन में। हमको भी एक शेर याद आ गया, हाँ, आपकी तरफ से कांग्रेस को, कि तूने अंदाज़े मोहब्बत देखी है जाने जा, अंदाज़े वफा नहीं। हम वो पंछी हैं जो पिंजरा खोलने भी उड़ते नहीं। बेइज्जत कर दिया भले आपने, मंच पे नहीं चढ़ने दिया, लेकिन हम जाएंगे नहीं, रहेंगे वहीं हम। बेइज्जत, तुम प्यार करो या दुश्मनी, अव्वल तो जो है बेइज्जत और इज्जत कोई एक तरफा आशिक हो गए कन्हैया कुमार। नहीं, आशिकी तो खैर राजनीति में आशिकी का कोई मसला नहीं है, वो तो एक अलग विषय है। देखिए, मतलब कांग्रेस आपका आजीवन हो गया, ये कुल मिलाकर आपने यहाँ से एक ये बड़ी बात रखी है। जो लक्ष्य लेकर के हम चल रहे हैं, किसी पार्टी में नहीं जाओगे इसके बाद? हम जो लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को वही प्लेटफॉर्म होना है जो प्लेटफॉर्म कांग्रेस पार्टी आज़ादी के आंदोलन के दौरान थी, कि कोई भी देश से प्रेम करने वाला, देश को बेहतर करने का सपना रखने वाला। तो आपको राज्यसभा क्यों नहीं भेज दिए लोग? आप जाते संसद में, आप अच्छा बोलते हो, आपकी आवाज़ बुलंद करवाते। आज जो पहले से लोग लगे हुए हैं वो नहीं जाएं, हम ही चले जाएं। अरे कहाँ उतना चढ़ के कहाँ कर पा रहे? आज ही राहुल जी कहीं कहे अच्छा, कि तो जो जोर से हेमंता बिश्व शर्मा को जेल भेजेंगे, अंदर से पता नहीं कौन जाके बता दिया आपके यहाँ। एक तो आपके अंदर भी सारे लोग आधे भाजपाई हैं आपके यहाँ पे। क्या हम ये कह रहे हैं कि ये जो है राजनीति में कुछ मिल जाए तभी ईमानदार रहेंगे? नहीं, उससे बुलंद हो जाएगा ना, आवाज़ बुलंद होगा। अब टैलेंट बहुत है, दिखाने का मौका नहीं मिल रहा। खिलाड़ी बहुत अच्छा खेलता है, बहुत छक्का मारता है, लेकिन मैदान पे नहीं उतारे, खाली पानी पिला के लाओ। ऐसा नहीं है, अगर बढ़िया टैलेंट है ना तो खिलाड़ी का मौका नहीं मिलेगा तो जो है कोच बन करके करेंगे। ठीक है, एक बात बताइए, द्रविड़ जो है खिलाड़ी में जो किए सो किए, कोचिंग में बहुत, सचिन के इतना तो बड़ा नाम नहीं हो पाया, लेकिन अपना टैलेंट जो है कोचिंग में दिखाए नहीं। देखिए, इंसान को ना मेहनत करना चाहिए। ठीक बात। ऐसे ही अगर कुछ मिल जाए वरदान में तो अलग बात है, अगर अपने पराक्रम से किसी चीज़ को प्राप्त करना है तो फिर मेहनत करते रहो। इस मामले में तो मोदी जी का सम्मान करते होगे, आपकी मेहनत करके वहां तक पहुंच गए। हाँ भाई, मेहनत लगता है, वो भी जिस तरह से आडवाणी जी का लोअर बैकग्राउंड से आए। हाँ भाई, बहुत मेहनत की है। जिस तरह से आडवाणी जी के रथ पे उनका माइक पकड़े हुए थे, मेहनत तो लगता है। देखिए, ऐसा नहीं है कि हम मोदी जी का ना कुछ अच्छा दिखा, कुछ अच्छा नहीं देखते हैं, बट ये तो तारीफ वाली चीज है ना कि उन्होंने भी मेहनत की। हाँ। अगर पुराने से देखो, हमें तो पुरानी फोटोज देखते ना, आगे बैठते थे, ना हो सब्र तो रखा, सब्र तो रखा, और देखिए कि सब्र का फल कितना मीठा हुआ कि बिना एमएलए बने ही मुख्यमंत्री बन गए। कितना कमाल बात है, गजब बात है। लेकिन नहीं, हाँ, लोग यहाँ मुखिया बनने के लिए जो है क्या क्या चप्पल घिस रहे हैं, वो सीधे राज्य का मुखिया बन गए। तो है भाई, सब्र तो है। और वहाँ देखिए कि अभी मुखिया कहाँ के बने, ऐसा नहीं कि बिहार का बन गए, गुजरात का बन गए, जिसके पास जो है तटीय क्षेत्र वहीं पैदा हुए थे वो। वही मैं कह रहे हैं, बंदरगाह है, ऑलरेडी जो है एडवांस कैपिटलिस्ट स्टेट था, पूरे देश भर में जो है सूरत से ही साड़ी जा रही थी, दुनिया भर में हीरा जो है गुजरात से ही जा रहा था। तो है, संयोग है। ठीक है। उस संयोग का ये है कि माने पहले जो है जब गुजरात में कोका कोला को बैन कर दिए तो जो है अमेरिका वीज़ा नहीं दे रहा था, और उसी में जगह जो है वो ट्रंप को बुला करके नमस्ते ट्रंप करा रहे थे। तो भाई सब्र तो किया है, ये कैसे नहीं मानेंगे कि सब्र नहीं किया है। ये तो सीखना चाहिए आज के लड़कों को और आज के नौजवानों को कि थोड़ा सा कुछ नहीं मिलता है तो राइट स्वाइप कर देता है। क्या राइट ही होता है ना जी, सब्र करो। बहुत टिंडर चलाए हो आप।
नहीं नहीं, चला है तो हम नहीं हैं, लेकिन हम आपको बार बार यही कहते हैं कि रहते हम इसी जमीन में हैं और पूरा कनेक्टेड हैं आपकी तरह एकदम जनता से। ठीक है, ये एक रैपिड फायर से पहले एक लास्ट क्वेश्चन। एक बड़ा कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट आपने दिया था कश्मीर को लेकर इंडियन आर्मी कॉन्टेक्स्ट में। हाँ अच्छा, वो सवाल आजकल लोग पूछता नहीं है। हाँ, भारतीय फौज, ये 8 मार्च की भारतीय फौज, इंडियन आर्मी। देखिए अब शुभंकर जी, हम आपको अच्छा रेट कर रहे हैं। हाँ, आप थोड़ा ध्यान रखिए, आप टीवी पे नहीं हैं। हाँ हाँ, चल आप पहले सवाल पूछिए, लेकिन फैक्ट के साथ पूछिएगा, हम ठीक, पकड़ लेंगे। चलो मैं पकड़ लेता हूँ सीधे इस पे। हाँ। क्या कन्हैया कुमार ने ये स्टेटमेंट दिया था कि भारत इंडियन आर्मी जो है वो कश्मीर में रेप करती है? नहीं, मैं आर्मी शब्द इस्तेमाल नहीं किया था, आप जाके तो देखिए। ये क्यों आपके नाम पे चिपकाई है? हाँ, इसीलिए मैंने कहा कि सवाल क्या मैं सवाल महाराज पे आ आप जाऊं। भी ट्विटर वाला क्वेश्चन में ले नहीं आए नहीं, हैं मैं क्या? अरे मैं आपको महाराज पूरा सही फैक्ट रिसर्च करके लाए हैं कि फैक्ट नहीं? सहित पूरा रिसर्च सहित है हमारे पास। हम बताते हैं, सुनिए, आप छोड़ दीजिए, हम ही बोल देते हैं, आप बाद में क्रॉस करेक्शन कर जी, लीजिए, जी। जनता भी कर ली। ये 8 मार्च की बात है। मैं दुनिया भर में महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध पे भाषण दे रहा था। 8 मार्च का दिन आप सब लोगों को पता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। ठीक बात है। और महिलाओं के न्याय के लिए, जेंडर जस्टिस के लिए, महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों के ऊपर बात कर रहा था। ठीक है, और एक लंबा हिस्सा था जिसमें मैं बात शुरू किया रवांडा से, कि कैसे जो है रवांडा में रेप को एक वॉर टूल की तरह इस्तेमाल किया गया, और कैसे जो है वहाँ पर एक साथ आर्मी के द्वारा, रवांडा की बात कर रहा हूँ, हजारों महिलाओं के साथ रेप किया गया और पुरुषों को मारा गया। तो स्थिति ये हुई कि जब रवांडा में सरकार बनाने की बात आई तो महिलाओं का रेशियो पुरुषों से ज़्यादा था, ये बात बोला। फिर हमने कहा कि देश में कहीं भी कोई हिंसा होती है तो आपको आपके पहचान के आधार पर जो अत्याचार झेलना पड़ता है तो झेलना ही पड़ता है, लेकिन अगर आप महिला हैं तो आपको डबल अत्याचार झेलना पड़ेगा। मान लीजिए कहीं दंगा हुआ, अगर हम पुरुष हैं तो हमारा जान ले लेगा, लेकिन महिलाएं जो हैं उनके साथ बलात्कार भी किया जाएगा। और जब हम इतनी सच्चाई और बेबाकी से सच्चाई बोल रहे हैं, महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध पे बात कर रहे हैं, तो हम ये भी बोलेंगे सुरक्षा बलों के द्वारा। ये शब्द मैंने इस्तेमाल किया। ठीक है, मैं क्योंकि ये अब उसको आउट ऑफ द ये कॉन्टेक्स्ट देखिए, जो मैं है, आपके सामने खुले बैठा हूँ, मैंने क्या दिखाने आप एक बार कश्मीर में महिलाओं से रेप करते हैं जवान। हाँ, तो ये अब मतलब आप टीवी वाला दिखाइएगा। मैं सिर्फ समझना चाह रहा हूँ वो अपने, मैंने सच का की पड़ताल जो है झूठ से कैसे अरे आपका होगी? स्पीचे पड़ा हुआ है, ये आपका स्पीच था, हम पूरा स्पीच आपको बोल दिए। हम सुने लेते ना महाराज, अगर झूठ होगा तो खत्म कहानी। पूरा स्पीच सुन हाँ, लीजिए। पूरा से लगा दे रहे हैं कौन पूरा लगा? कोई टीवी मेरा पूरा स्पीच लगाता है, वो एक ही बार लगाया था जब हम जेल से निकले। अच्छा, इस टाइम दाढ़ी वाड़ी भी नहीं था आपका? हाँ, आप तो क्या दाढ़ी रखे थे पहले से हमें महाराज? रखे थे, अब तो जेल से छूट के आए हैं महाराज। जहाँ दाढ़ी नहीं है इसमें, लेकिन अरे 3 तारीख को जेल से छूट के आए हैं, 8 तारीख को भाषण दे रहे हैं ये। तो देश के आप सुनिए, तो हम क्या बोल रहे हैं? कश्मीर के अंदर महिलाओं के साथ बलात्कार किया जाता है सुरक्षा बलों के द्वारा। हाँ, और इस पे रिपोर्ट है सरकार की, इस पे ये आर्मी तो की ये तो आप रिपोर्ट वही है। बात हो कहे ना कि इंडियन आर्मी रेप करती है। नहीं, मैं इंडियन आर्मी नहीं बोला, हम बोला कि हम सुरक्षा बल कौन सैनिकों का सम्मान करते हुए यह बात बोलेंगे कि सुरक्षा अच्छा, मतलब आप आर्म फोर्सेज के संगठन के बारे में तो जानते हैं, समझता हूं मैं। मिलिट्री होता है, हाँ, पैरा ठीक मिलिट्री है, होता ठीक है, है। ठीक है ना, और हम बोलते हैं आर्म फोर्सेज, ठीक है, हाँ, बिल्कुल सही जनरल बात, बोल देते बिल्कुल हैं, सही बात ठीक है। है। तो उसमें मैं जो बोल रहा हूँ, अगर मैं गलत बोला होता, 10 साल हो गया है सर, आर्मी हमारे ऊपर केस कर देती, हम जेल में होते। इंडियन आर्मी का इस पर, क्योंकि जब मैं रिसर्च कर रहा था एक स्टेटमेंट भी आया था, मैं आपको कोट वर्ड दर कोट दे रहा नहीं, हूं। इंडियन आर्मी का स्टेटमेंट आने का जरूरत ही नहीं, जो हम आर्मी इस्तेमाल ही नहीं कर रहे उनकी साइड से आपको रिप्लाई आया था? नहीं, मैं अरे हमको क्यों ये भी reply अखबारों में है, ये जब कोर्ट किया गया था तो उनकी तरफ से एक ऑफिसर ने ये स्टेटमेंट दिया, वर्ड वर्ड बता रहा हूं मैं। कौन आर्मी? मैं आपको अभी पूरी डिटेल दे रहा नहीं, हूं। मेरे पास कोई रिप्लाई नहीं ये आया है। स्टेटमेंट को, ये जब स्टेटमेंट गया कि भारतीय सुरक्षा बल जो है वो कश्मीर में महिलाओं का रेप करते हैं, तो इंडियन आर्मी के ऑफिशियल की तरफ से जो एक प्रेस रिलीज जारी होती है उसमें ये वर्ड था कि भारतीय सेना इन आरोपों को खारिज करती है, दावा करती है कि इस तरह के आरोप आतंकवादी समूहों द्वारा प्रचार के लिए फैलाए जाते हैं। सेना कहना है जवान कठिन परिस्थितियों में काम करते हैं और मानव अधिकारों का सम्मान करते हैं। हमारे घर से लोग आर्मी में काम करते ये हैं, आपने बताया पहले भी। जिस परिस्थिति में लोग काम करते हैं मुझसे वाकिफ़ हूँ, इसीलिए मैं सेना का सम्मान करता हूँ। जब हम पूरी दुनिया में महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों की चर्चा कर रहे हैं, तो पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ महिलाओं के खिलाफ अपराध हुए
उसका जिक्र ये आपने सही, आपने जो जिन जिन कोट किया वो ठीक बात है। ये मैं जो स्पेसिफिक 2 सेकंड का भाषण है, मैं सिर्फ इंडिया कॉन्टेक्स्ट से पूछ रहा हूँ, क्या आप, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में भी आप कोर्ट मार्शल्स के केस उठा करके देख लीजिए। तो आप मानते हैं ये मैं नहीं मानता हूं, ये मेरे मानने से कुछ नहीं उसी होता को है, लेकर ये कोर्ट मानती जो है। कोर्ट का आप स्टेटमेंट कह रहे हो, जो क्योंकि कई सारे, जब मैंने और पढ़ना शुरू किया तो कई सारी घटनाओं का जिक्र था कि 90 में ऐसा वैसा, तो जब मैंने उसके नीचे ये स्टेटमेंट पढ़ा तो उसमें इंडियन आर्मी की जो स्टेटमेंट था कि ऐसी बातें अक्सर आतंकवादी समूह फैलाते हैं ताकि दुर्भावना फैले आर्मी को लेकर। वो एक प्रोपेगेंडा है भारत के खिलाफ, हाँ, वो एक अलग बात है, वो बिल्कुल अलग बात है। लेकिन पूरी दुनिया में रेप को एज ए वॉर टूल ये इस्तेमाल किया ये गया। बिल्कुल सही, हम ये बात पुराने जमाने से लेकर ये सारी फिल्मों में देखा हमने और सारे आक्रांताओं कहानी। लेकिन मेरा कॉन्टेक्स्ट वो नहीं है कन्हैया, मेरा कॉन्टेक्स्ट सिर्फ इतना है क्योंकि भारतीय फौज का हम जिक्र कर रहे हैं, कश्मीर भारतीय फौज, मेरा कॉन्टेक्स्ट वो है ही नहीं। या अब आप मानते हो ये स्टेटमेंट? मेरा स्टेटमेमेंट जो है मैं उसको कह रहा हूँ। मेरा कॉन्टेक्स्ट जो है, मैं अपना कॉन्टेक्स्ट बोल रहा हूँ और वो आज भी बोल रहा हूँ, उसको नहीं बदल रहा हूँ कि मैं 8 मार्च को महिला दिवस के दिन पूरी दुनिया में होने वाले अपराध जो महिलाओं के खिलाफ होते हैं उसका जिक्र कर रहा था। महिलाओं के अपराध ठीक भी आपके साथ है। मेरा सिर्फ फिर घूमटेली कहानी वही है कि वो जो लाइन थी, कश्मीर में भारतीय सुरक्षा बल महिलाओं के साथ रेप करते हैं। नहीं, ये तो ब्लैंकेट स्टेटमेंट है, ये मैंने बोला ही नहीं है। मैंने वही प्ले किया था। मैं उसके साथ वो जो प्ले किया वो मैंने भी सुना, मैंने बोला, वो मैं बोल रहा हूँ फिर कि मैं भारतीय सेना का सम्मान करता हूँ। ये भी आपने कहा है। बोलते हुए मैं कहूँगा कि आपसपा का मैं विरोध करूँगा, क्योंकि आपसपा का इस्तेमाल करके जो है आम नागरिकों के अधिकारों का हनन होता है। मैं आज भी बोल रहा हूँ मैं आपसपा का विरोध करता हूँ। मैं ये भी बोल रहा हूँ कि सुरक्षा बलों के द्वारा महिलाओं के खिलाफ बलात्कार किए गए, और ये कोटेड है, ये रिपोर्ट है। अगर मैं गलत बोला होता, सुनिए मेरी बात, तो मेरे ऊपर मुकदमे होते, मैं जेल में होता, मानहानि का केस होता। अभी एक पत्रकार SIR के खिलाफ जाकर के रिपोर्टिंग कर रहे थे, उनके खिलाफ मुकदमा हुआ है। जी। और जान लीजिए, उन्हीं को तो शुरू में आपने जिक्र किया था। मैं जब आर्मी के खिलाफ बोल ही नहीं रहा हूँ तो आर्मी मेरे खिलाफ जो है क्यों मुझे रिप्लाई? यू मीन दिस लाइन? आई मीन कि हम जो कह रहे हैं उसको उस कॉन्टेक्स्ट में, मैं कॉन्टेक्स्ट समझते हुए कह रहा हूँ। महिलाओं के खिलाफ कॉन्टेक्स्ट में कह रहे हैं कि आप इंडियन आर्मी का सम्मान करते हैं, लेकिन कश्मीर में महिलाओं के संग फौज ने रेप किया है। नहीं, ये सुरक्षा बल, ये बात अगर आप बोलेंगे इसका मतलब ये हो गया कि सुरक्षा बल रेप करते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। फिर क्यों इतना थोड़ा सिंपलीफाई करो ना इसे, थोड़ा और इजी, ताकि ये इंसिडेंट हुआ है दुनिया भर में कि रेप को एज ए वॉर टूल इस्तेमाल किया गया। ये कॉन्टेक्स्ट विच इज ट्रू, ये रहा है। और इसके ये बांग्लादेश में भी था, पाकिस्तानी फौज को लेकर हमने पढ़ा, सब पढ़ा मैंने। यही स्टेटमेंट बट कश्मीर और सुरक्षा बल कॉन्टेक्स्ट बात करो, वो सुरक्षा बल आप किसे कोट कर रहे थे? जिन लोगों ने किया, किसे, कौन जिनके खिलाफ मुकदमे हैं, जिनके खिलाफ जो है, किस पाकिस्तानी आर्मी बात कर रहे हो, बांग्लादेश आर्मी, कबीली, ये या इंडियन आर्मी की बात कर रहे हो? ये आप आयोग के रिपोर्ट्स देख लीजिए। ये जो है आप जो है कोर्ट मार्शल्स के रिपोर्ट्स, इंडियन आर्मी कोट कर रहे हो। ये सुरक्षा बलों के खिलाफ ही तो कोर्ट होगा ना। हाँ, और किसके खिलाफ होगा? तो मतलब आप उस बयान से बैकआउट नहीं कर रहे हो? क्यों बैकआउट? शुरू में आपने कहा, आपने नहीं कहा था। नहीं, अब आप कह रहे हो आपने कहा था, जो कोटेड है, जो प्रचारित किया जाता है ना कि मैं ये कहता हूँ कि सेना बलात्कारी है, मैं उससे वो मैंने कभी नहीं कहा, मैं उससे बैकआउट करता हूँ। ठीक है। लेकिन जो रेप के इंसिडेंट हैं और बलात्कार को एज ए जो है वॉर टूल इस्तेमाल किया गया है, मैं उससे बैकआउट नहीं करता। ये फर्क आपने क्लैरिफाई कर दिया। अंतिम फैसला दर्शक पे छोड़ देता हूं मैं, उनके विवेक पे। नहीं, देखिए क्या होता है ना कि एक नैरेटिव बनाना है किसी इंसान के खिलाफ। हिंदू विरोधी है, आर्मी विरोधी है, देश विरोधी है, तो जो बात आप कह रहे हैं सबसे पहले उसको कॉन्टेक्स्ट से बाहर कर दीजिए, कॉन्टेक्स्ट उसका हटा दीजिए, फिर उसके बाद को काट छांट करके ऐसे दिखाइए ताकि ये 3 बात स्थापित किया जाए। अच्छा एक बात बताइए, मैं चंदन लगा करके मंदिर चला गया, ये इतना जो है मिर्ची लगने वाली बात क्यों थी? क्योंकि ना ये उस नैरेटिव के खिलाफ जाता है। तो मैं तो चर्च में भी जा रहा हूँ, मैं तो जो है गुरुद्वारे में भी जा रहा हूँ, वो फोटो नहीं वायरल हो रहा है। क्यों? क्योंकि हिंदू विरोधी किसी को साबित कर रहे हैं, उसका नाम कन्हैया है और उसके माथे पे चंदन आ गया, ये तो हमारा नैरेटिव ब्रेक हो जाएगा। उसी तरह से जब ये पता चला ना, ये तो देखिए मैं 3 तारीख को जेल से आया था, ये 8 तारीख का कार्यक्रम था, तो 5 दिन में तो सारा रिसर्च हो नहीं गया होगा, उसमें तो समय लगे होंगे। जब पता चला कि भाई इसके घर में तो खुद ही नौकरी करते हैं, तो कैसे इसको काउंटर करेंगे? इसके परिवार में जो है लोग स्वतंत्रता सेनानी है, तो कैसे काउंटर करेंगे? तो ये सारे आरोप जो है वो उसी वक्त समाप्त हो गए। लेकिन बार बार मेरे खिलाफ जो है ना इसको इस्तेमाल इसलिए किया जाता है
क्या बोलिएगा, मुझे खराब साबित करने के लिए कुछ तो कहिएगा। ये तो नहीं कहने लगेगी ना बीजेपी अचानक से कि नहीं नहीं बहुत बढ़िया आदमी है, शानदार लड़का है, काहे तारीफ कहेगी? नहीं कर क्यों कहेगी? आपकी तारीफ तो करेगी? नहीं करेगी ना आप उनकी करोगे ना वो ना आप ही हम करें। करेंगे। तो वो जब मेरी बुराई करेंगे तो यही सब बोलेंगे ना, आर्मी के खिलाफ बोला, देश के खिलाफ बोला, धर्म के खिलाफ बोला, यही बोलेंगे ना, ये उसी का हिस्सा है। ठीक है, मैंने अब आप एक बात मुझे जी। बताइए, हमारी आर्म फोर्सेस इतनी ऑर्गेनाइज्ड फोर्स है, मैं आज के डेट में पॉलिटिक्स में हूँ, मैं कोई अगर ऐसा लूज स्टेटमेंट दूंगा तो क्या मेरे खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी? होगी ना। और जब मैं क्योंकि कार्रवाई जब होगी तो कॉन्टेक्स्ट के साथ होगी, और जब कॉन्टेक्स्ट के साथ होगी तो वो गैर कानूनी नहीं है, क्योंकि कार्रवाई तो कानून करेगी ना। ये मुझे ट्विटर पे बोलते रहे टुकड़े टुकड़े गैंग, कोर्ट क्यों नहीं मान रही है? ये बिल्कुल वही बात है। और हम तो खुल्लम खुल्ला इनको चुनौती देते हैं, इनको लगता है इनकी धौंस है हमारा। अरे बाप रे बाप, हम 3 बार सरकार चला रहे हैं, जो मन करेंगे सो, अपनी बला से। हम भी बिहारी हैं अमित शाह जी, एकदम घुटना आरा करके देख लेंगे आपका ईडी सीबीआई सबको, आ जाइए, हैं लगे हुए। तो आप बताइए कि जो खुल्लम खुल्ला लड़ रहा हो, सरकार से चैलेंज कर रहा हो, वो कोई लूज स्टेटमेंट देगा और उसको सरकार छोड़ देगी? 5-5 साल 6-6 साल लोगों को जेल में बंद करके रखती है, बात बिना बात के लोगों के घर पे ईडी चला जाता है, इनकम टैक्स चला जाता है, ये हमको छोड़ देंगे? और मुझे ना बिना बात का बात करने की आदत ही नहीं है। मैं जो कहता हूँ सोच समझ के कहता हूँ और फिर उस पर टिका रहता हूँ, चाहे उसकी कंसिक्वेंसेस जो भी हो। मैंने यही शुरू में जब आपसे मैंने कहा था ना कि कुछ स्टेटमेंट जब सयाने होते हो तो उसमें मैं यही स्टेटमेंट पे था, बिकॉज टुकड़े टुकड़े वाला तो मैंने कोर्ट की पूरी पढ़ी थी, इस पे मुझे था कि इस पे क्या नजरिया आपका है। सर हम पीएचडी कर रहे थे जेएनयू में, ग्रेजुएशन करने थोड़ी गए थे, बात को समझिए। तो हम ऑलरेडी जो है उम्र के उस पड़ाव पे थे जो फिर भी- कई ठोकर खा चुके थे। फिर भी थोड़ा कॉलेज में होता है ना, आदमी जो जोश में कई बार बह जाता है। वो कॉलेज नहीं, अव्वल तो यूनिवर्सिटी है। हाँ ठीक है, दूसरा ये है कि हम पीएचडी कर रहे थे। तीसरा ये है कि हम राजनीति वहाँ से शुरू नहीं किए थे, उससे पहले 2 चुनाव हार चुके थे। ठीक है, ये सब मिस कैलकुलेशन था भाजपा का, ठीक है। जानते हैं। उसके बाद कोर्स करेक्शन में याद रखिएगा, ये बीजेपी ये गलती दोबारा कभी नहीं की जो जेएनयू में वो कर गई, कि किसी को पकड़ने से पहले उसके बैकग्राउंड से सच निकाल करके नैरेटिव पहले बनाना है, पकड़ना बाद में। सीख गई। आनन फानन में जो उन्होंने किया, एक बात बताइए ना, मैं प्रोग्राम का ऑर्गेनाइजर था, जो लोग ऑर्गेनाइज किए थे मैं वो भी नहीं था। टुकड़े टुकड़े वाली बात कर हाँ, रहे हैं। ना मैं आप ऑर्गेनाइजर नहीं था, थे, हाँ, ना मैं परमिटिंग उमर थे, अथॉरिटी हाँ। थी, ना मैं वहाँ प्रेजेंट था। एक व्हाट्सएप मैसेज खाली था आपके नाम का जिसमें आप और उमर कुछ बात थी जो डिलीट हो गया था। तो वो तो मेरा नंबर भी नहीं था। अच्छा, ये भी, वो नंबर पुलिस के पास आज तक है। हाँ, चार्जशीट मैं वाला। यही बार बार कहता हूँ कि हम ना कोई ना अररिया या जो है बलिया में जो है किसी कॉलेज में नहीं थे। देश की राजधानी है दिल्ली, वो भी साउथ दिल्ली बसंत कुंज, और जहाँ पे सिर्फ भारत के नहीं अलग अलग देश के स्टूडेंट पढ़ते हैं। तो क्या हमारी खुफिया एजेंसी चीज़ों पे नज़र नहीं रखेगी? और आप तो हमको जो है आज ये पूछ रहे हैं, सोचिए कि एजेंसी कितना बार पूछी होगी। एजेंसी जब आती थी पूछने के लिए तो एक ही कहती थी, यार इनको और कोई नहीं मिला। अच्छा, ये जब एजेंसी वाले उठा के ले आते हैं तो कैसे पेश आते हैं, थोड़ा बताओ ना, क्योंकि नहीं, वो हमारे साथ तो बहुत अच्छे से पेश आए, क्योंकि उनको सब पता मार था। पिटाई नहीं होती थी? क्यों होगी, उनको सब पता था। वो तो कहते थे ठीक है चाय वाय पियो आराम से करो, मुझे पता है तुम्हारे पास 2 मेल है, ठीक है। मुझे नहीं पता था कि जो मेरे दोस्तों के गर्लफ्रेंड के नाम क्या हैं, वो बता रहे थे। सच बोल रहे हैं आपको। किसी का ही तो नहीं पता लगा कि दोस्त की गर्लफ्रेंड में किसी औरत को नहीं, उनके पास मार मैं रहा कह रहा था। हूँ कि आपको लगता है वो सब जानते हैं। उनको सब पता रहता है, उनको सब मालूम है। हम आज आपसे बात कर रहे हैं, उनको है हिसाब किताब कहाँ हाँ, कौन होगा क्या ही, मतलब सार्वजनिक तौर पर हम डाल के बुलाया आपको तो। नहीं, उससे ज़्यादा उनको पता रहता है। और आजकल तो जो है डिजिटल मीडिया के ज़माने में किसी पे भी जो है वॉच रखना बहुत आसान है। हम खुद ही इन्फॉर्मेशन इतना देते हैं, बाकी जो है आपसे परमिशन पूछ करके थोड़ी इसका माइक ऑन हुआ सही है, बात है। और परमिशन पूछ करके थोड़ी इसका कैमरा ऑन होगा। दे नो एवरीथिंग। तो पॉइंट ये है कि उनके सामने जब ये आया तो खुद ही माथा पीट ले कि कहाँ गोबर में आग डलवा दिया है। बताओ, ये जो स्टूडेंट हैं इनकी माली हालत ये है कि इनको कर्जा वक्त पे नहीं मिले तो अगले सेमेस्टर में इनका एडमिशन नहीं होगा और देश तोड़ देंगे। अजीबोगरीब बात थी। लेकिन क्या है कि आप उस वक्त टीवी आपका भी एक सेमेस्टर बैन हुआ था, उमर का तो शायद हुआ था एक सेमेस्टर बैन। नहीं, मुझे हर चीज़ के लिए कोर्ट जाना पड़ा। नहीं, पढ़ाई में एक सेमेस्टर शायद उमर खालिद का बैन हो नहीं, गया मेरा था। बैन नहीं। आपका नहीं हुआ था। लेकिन मेरी पीएचडी कोर्ट के परमिशन के बाद सबमिट हुई।
मेरा फाइन जो है कोर्ट ने माफ़ किया, क्योंकि वहाँ उस वक्त जो है ना यही हो गया था, हर चीज़ के लिए कोर्ट का चक्कर लगाना पड़ रहा था। वही हम बोले कि बहुत ठोकर खा करके कपिल सिब्बल जैसा वकील पा गए थे आप। हाँ, खर्चा करके जाओ, देखो भी एक किडनी दान करनी पड़ेगी। नहीं मैं मतलब क्यों ही जाना पड़े प्रभु, क्या ज़रूरत है। मतलब कहते हैं हमारे यहाँ कहावत है कि डॉक्टर और वकील का चक्कर नहीं पड़े तो अच्छा है। सही बात है। ओके, बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन? बिहार की जनता 14 करोड़ जिसको बनाएगी। आपकी नज़र में क्या है? मेरे पास तो एक ही वोट है ना सर, हम तो एक वोट महागठबंधन को ही देंगे, बाकी 14 करोड़ जिसको बहुमत देगी। अच्छा, कन्हैया कुमार की मम्मी किसको वोट देंगी? अगर बेगूसराय से, अगर कांग्रेस के टिकट से कन्हैया कुमार चुनाव लड़ते हैं तो क्या मम्मी उनको वोट देंगी या लेफ्ट को वोट देंगी? पता नहीं, मतलब आज तक वो कहती है कि मैं आज तक दूसरे पार्टी को वोट नहीं दिया हूँ। मांगना पड़ेगा, मतलब उनसे भी जो है एक मतदाता की तरह जो है ना गुहार करना पड़ेगा कि मम्मी को वोट दो। एक इंटरव्यू में आपसे पूछा गया कि लालू जी भ्रष्ट थे, आपने कहा कि जेल तो भगत सिंह भी गए थे। काफ़ी लोगों ने उस पर भी एतराज़ किया कि लालू जी की तो सजायाफ्ता थे, आपने भगत सिंह बिल्कुल क्रांतिकारी से तुलना कर दी। नहीं, मैं ये कहा कि किसी को जो है सजा याफ्ता हुआ है, जेल गया है, इसी आधार पे जो है आप किसी को अपराधी कहने लगेंगे। बट भगत सिंह जी से तुलना सही थी? अब तुलना किससे करते बताइए, किसी अच्छा से ही तुलना कीजिएगा ना। तो बहुत अच्छा एक बात बताइए, आपको कहें कि आप स्मार्ट लगते हैं तो क्या बोलेंगे? आप जो है क्या नाम था उसका, एंजेलिना जोली का जो हस्बैंड था, ब्रैड पिट लगते हैं तो क्या कहेंगे कि आप असरानी लगते हैं? अरे आपसे बेहतर जो होगा उसी से तुलना करेंगे। देखो, अब हमको केला और सेब सिखा रहे थे आप, अभी केला सेब वाली तुलना कर रहे नहीं, आप लगते हैं ब्रैड पिट। अरे मैं तो लगता हूँ, मैं सोचता उससे भी सुंदर लगता हूँ। और बताइए, मुझे नाम नाम उसका भी नाम मुझे याद नहीं था। आप नाम याद दिलाए, अगली बार मैं आपको वही बोलूंगा। बट वो एक अरे नम्मा तो बताइए महाराज। अरे हमको हम सलमान खान लगते हैं, रणवीर कपूर लगते हैं। सलमान खान मत बोलिए, आप सिंगल भी हैं, ब्याह भी नहीं हो रहा है, और आप सलमान खान भी हैं, कोई और बोलिए। रणवीर कपूर कर लेते हैं। रणवीर कपूर, ठीक है, लॉक कर लेते हैं। रणवीर कपूर, हाँ रणवीर कपूर करते हैं। अच्छी गर्लफ्रेंड, बाद में बीवी अच्छी। ठीक है, बढ़िया। लालू जी पे कन्विक्शन हो गया था, कोई कांग्रेस के सरकार में ही हुआ था और ये पूरा मामला गया। भगत सिंह जी जो है देश के लिए शहीद हुए थे, तो मेरी नज़र में वो भी सेब और आम केले वाली तुलना है। देखिए हम ना क्या है ना कि जब कहते हैं तो अच्छा ही कहते हैं, ये संस्कार है हमारा। तो जब लालू जी के लिए कह रहे हैं तो अच्छा ही बोले, खराब क्यों बोलेंगे? समझे बात को? मेरा मनोभाव समझिए। ऐसा नहीं है कि हम भगत सिंह को अपमानित कर रहे हैं, हम लालू जी को भी सम्मान दे रहे हैं। तो जब सम्मान देना है, जैसे हम बोले ना कि अब अगली बार हम आपको रणवीर कपूर ही बोलें, सम्मान देना है आपको, ये बात है, और कोई वो नहीं है। मतलब बिल्कुल हम अपमानित नहीं। देश का सबसे ईमानदार नेता कौन? सबसे ईमानदार, ये तो बड़ा मुश्किल सवाल है। मतलब नेता भी हो और ईमानदार भी हो, बहुत मुश्किल सवाल है। अपने पार्टी के नाम नहीं लिए। नहीं, क्यों लेंगे? हाँ सही बात है, नेता तो नेता। ईमानदारी का फैसला जीते जी तो हो नहीं सकता है, मरने के बाद होगा। मरने वाले नेताओं में पूछिए तो मैं लेता हूँ ना। शास्त्री जी? नहीं, शास्त्री जी, नेहरू जी, गांधी जी, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, कोई नाम की कमी है? फूले, अम्बेडकर, बिरसा मुंडा, अनंत लिस्ट। हाँ देखिए, सहमत। मैं कहता हूँ जीते जी जिंदगी किसी को ईमानदार का सर्टिफिकेट दे देंगे। आप मुझे अभी ईमानदार का सर्टिफिकेट दे दीजिए, मैं बाहर जा करके बेईमानी कर लूँ। मरने दीजिए, जीवन खत्म होने दीजिए, तब हमारा हिसाब लिखा जाएगा। सही बात है, जीते जी आदमी तारीफ करना। क्या पता तारीफ की अगले दिन कोई कांड कर दे। अपना भरोसा नहीं है, दूसरे का ठेका लेके कौन घूमे। ठीक बात है। मैं ओशो को सुन रहा था। अच्छा, आप सुनते हैं? हाँ, आप सुनते हैं? मैं भी सुनता हूँ। हाँ, ओशो ने एक दिन कहा, कौन किताब पढ़े हैं ओशो का? ओशो का भाई का मैंने पॉडकास्ट किया 3 घंटे, बड़ा मजा आया था, अभी रिलीज करने वाला है, सुनिएगा। तो कौन किताब हम नहीं पढ़े, उनको हम उनका वीडियो खूब सुनते हैं। उनका एक किताब हम लोग के कॉलेज के ज़माने में बहुत मशहूर था। कौन सा? वो आपको पता है? वो सेक्स वाला? ऐसे मतलब। अच्छा देखिए, अभी देखिए ना, देखिए यही है साइकी, जो यही साइकी समझना है। उसमें बात है समाधि की। अच्छा, लेकिन जो है आप बोले संभोग से समाधि, लेकिन आप बोले संभोग। देखे ना, वही चर्चा पूरा रहा है। अरे हमने उस पर बहुत लंबा पॉडकास्ट किया, आपको मजा आएगा। हम आपको लिंक, मैं यही बोल, अरे हम आपको लिंक भेजेंगे महाराज, आप देखिएगा। बोल करके पता लगाने की कोशिश करते हैं कि सीरियसली ओशो फैन है कि नहीं। नहीं, मैं ओशो फैन नहीं कहा, मैंने उनको सुनना शुरू किया। मुझे वो बहुत तार्किक लगे और मुझे बड़ा दिलचस्प कैरेक्टर लगे कि एक आदमी आज एक बात कहता है, फिर अपनी बात को काट देता है। और मैंने उनके भाई से पूछा भी, तो उन्होंने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया कि मनुष्य है, परिवर्तन है, इवॉल्व हो गए तो बदल दिया। तो
मुझे ओशो को लेकर बहुत सारे सवाल मेरे मन में थे। मुझे बड़ा कैरेक्टर वाइज फैसिनेटिंग लगे कि एक आदमी मध्य प्रदेश से निकलकर कहाँ कहाँ पहुंचा, क्या क्या कर दिया और कैसे आज इतना प्रासंगिक है वो, मुझे बड़ा फैसिनेट। अब मैं उनको धीरे धीरे पढ़ना शुरू कर रहा हूँ। नहीं, पढ़िए, अच्छी तो बात है। उस पॉडकास्ट में 3 घंटे मैंने खूब सीखा उनसे, तो मैं धीरे धीरे उनका अब फैन बनने की तरफ बढ़ रहा हूँ मैं। लेकिन उनके भाई ओशो साहब ने एक लाइन कही थी कि गांधी जी की जो ईमानदारी थी और सादगी थी वो बड़ी महंगी थी। गांधी जी को दिखाने के लिए बड़ा खर्चा होता था। वो उस Give जमाने में example, उन्होंने बताया है कि उनके प्रोग्राम आरएसएस करवाती थी और नहीं वो ट्रेन वाला किस्सा कि थर्ड क्लास में चलना है लेकिन तो 60 आदमी इसको का टिकट काटा चाहिए। भी है ओशो ने खुद ही हाँ, कि ये उस जमाने की बातें हैं जब मैं जो है बोला करता था गांधी के खिलाफ, और गांधी के खिलाफ बोलता था तो बड़ा ट्रैक्शन होता था, आरएसएस जो है खर्चा दे देती थी, प्रोग्राम ऑर्गेनाइज अच्छा ये भी कहा है, ये हमको ये उनके भाई साहब हमको नहीं बताए। नहीं तो ये यही देखिए ओशो के बारे में उनके भाई साहब का सबसे बढ़िया कमेंट्री अगर किसी का है वो है परसाई जी का। परसाई जी का विचार ओशो जी के बारे में ये हम लेके जाएंगे, हम आज रात को बैठेंगे। मैं भी थोड़ा पढ़ता लिखता हूँ, समय निकालता। हाँ तब तो बलवा पका है ना, नहीं जेल जाके थोड़ी ना पका है। नहीं, अनुभव से, ज्ञान से नहीं। ओके, बीजेपी में आपका फेवरेट लीडर कौन है? कोई एक मतलब नेता जो आपको लगता है बढ़िया है ये, नहीं, बहुत सारे बीजेपी कोई फिर भी एक दो जो आपको लगता हो ये इनको आप सुन लेते हो, अच्छा लगता है, इनसे कुछ सीख सकते हो? मैं मतलब हम लोग जब स्कूल में थे तो हम लोग अटल जी को ही सुनते थे। अटल जी में क्या अच्छा लगता था? अटल जी में बहुत सारी अच्छी बातें थे, जैसे ये कोई नहीं कहता है किसी के मर जाने के बाद कि हमारा घुटना खराब हो गया था, हम बीमार हो गए थे तो हमारा इलाज कराने के लिए हमको राजीव गांधी बाहर भेजे। राजनीति में इतनी शुचिता बची ही नहीं है। कोई किसी के लिए कुछ कर भी दीजिएगा तो स्वीकार नहीं करेगा, लेकिन ये स्वीकार करना या जो है हमको, हम विपक्ष में थे फिर भी हमको भारत का प्रतिनिधि बना करके बाहर भेजे। अभी देखें खूब हंगामा हुआ ना, शशि थरूर को मोदी जी भेज दिए। अरे तो पहले भी भेजे थे, ये तो भारत का हंगामा तो परंपरा आप रही लोग है। कर रहे थे ना शशि थरूर पे। नहीं, हम लोग नहीं कर रहे। आप पूरी आप एक पार्टी अरे एकदम नहीं। शशि थरूर को आरएसएस वाला बना दी है, बस खाली यहां तक ला रहे हैं, थरूर के आगे थरूर पे मजबूर हो गए बेचारे, बोल ही नहीं पाते कि बोल दे पता लगे रुक गए तो गड़बड़ा जाएगा। थरूर साहब जो है मुझे भगत सिंह बोले थे। कोई भी किसी को जब सम्मान देता है ना तो थरूर साहब बढ़िया आदमी है। अच्छा, हाँ बढ़िया, अरे बिल्कुल। किस में बात, हिंदी में बात करते हो अंग्रेजी में? आपकी तो अंग्रेजी अच्छी भी है। नहीं, मेरी तो हिंदी में ही बात होती है, हिंदी उनको बहुत अच्छे से आती है। अच्छी हिंदी बोलते हैं, अच्छी हिंदी, वो हिंदी बोलते हैं। आप मैं मिला नहीं, मैं कभी, मेरा जुड़वाना, मैं एक पॉडकास्ट करूंगा उनका, मजा आएगा मुझे। हिंदी लेकिन बोलते हैं, मुझे तो पता नहीं, मुझे तो हिंदी, क्योंकि वो अपनी बारी अंग्रेजी बोलेंगे तो मुझे समझ में ही नहीं आएगा। हिंदी बोलते हैं। राहुल गांधी इंटरव्यू क्यों नहीं करते? करते हैं, कैसे कम नहीं? करते हैं, बहुत कम करते हैं, ना के बराबर करते हैं। वो तो सभी मुझे लगता है कि विपक्ष के नेता के तौर पर आप और एक्टिव होना चाहिए। क्यों नहीं करते वो इतना? प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं ना। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उसमें भी डांट देते हैं, तुम बीजेपी वाला हो, तुम ये हो, तुम वो हो, तुम वो। इन जनरलाइज जैसे हम आप पॉडकास्ट कर रहे हैं, देखिए बहुत जेंटलमैन आदमी है वो ये हम मैं कह आपको रहा बोल हूँ, सकते हैं। और उनको सुनने का मौका क्यों नहीं मिलता? इतना तो बोल रहे हैं यार, रोज भाषण देते अरे हैं। वो अलग चीज़ है ना, जैसे आप जब आप पॉडकास्ट कर रहे हो, इसमें कन्हैया को लोग इनसाइड आउट जाने होंगे, ऐसे इंटरव्यूज क्यों नहीं करते? चलो आप लोग मोदी जी पे तो आरोप नहीं, लगाते किए हो, हैं मेरे ख्याल से, भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उन्होंने किया बहुत है। लिमिटेड रहा है, उसमें भी बड़ा एकदम केवल टच टू टच होके। अरे तो आप कोशिश कीजिए, करेंगे आप। आपके दोस्त नहीं है राहुल जी? मेरे दोस्त कैसे होंगे? मतलब पार्टी में उठना बैठना तो होगा ना आपका? नहीं नहीं, हम लोग कुलीग हैं साथ। तो कॉलीग है तो बातचीत होता है आपका? अब जितना जरूरी है उतना होता है। कितने दिन में बात कर लेते हो राहुल गांधी से? महीनों महीनों भी नहीं होता है, कई बार जो है लगातार बात हो जाती है। ये निर्भर करता है कि व्हाट्सएप फ्रेंड हो आप लोग? नहीं, व्हाट्सएप तो मैं खुद ही नहीं इस्तेमाल करता हूँ। आपके पास नंबर है राहुल गांधी का? मेरे पास व्हाट्सएप नहीं है, मैं व्हाट्सएप इस्तेमाल नहीं करता हूँ। मैं नहीं करता हूँ व्हाट्सएप इस्तेमाल, क्योंकि हुआ ये ना कि आपका व्हाट्सएप नंबर कोई ग्रुप में जोड़ दिया और सरकार जो है कल को केस करेगी तो ग्रुप मेंबर को भी उठा के ले जाएगी, तो उस पर कोई कंट्रोल ही नहीं है। कम से कम बाकी जो माध्यम है तो आपका कंट्रोल है ना, कि आप, अब मान लीजिए कोई हमको इनबॉक्स कर रहा है लेकिन हम रिप्लाई करेंगे तब ना हम दोषी होंगे। अच्छा चलो, ये आपसे याद है मुझे, जैसे आप लोग कहते हो कि सरकार का विरोध करना जेल जाने की वजह नहीं हो सकता, आजकल ये कांग्रेस पे बड़ा आरोप लगता है, बीच में आम आदमी पार्टी पे भी लग रहा था कि अब कोई सोशल मीडिया पर विरोध करता है तो खट से पुलिस तैयार होती है, कर्नाटक पुलिस जो है दिल्ली पकड़ने आती है, बहुत सारे राइट विंग के जो ट्विटर वाले लोग हैं वो कहते हैं कि तुरंत तैयार बैठी रहती है। कौन पकड़ाया है? अब पकड़ाए नहीं, किसी को दिल्ली पुलिस पकड़ने नहीं देती, कोई अलग अलग माहौल है, लेकिन पकड़ने पुलिस आती है। तो नहीं तो इस न्यूसेंस का क्या उपाय है, मुझे बताइए। ये तो आप जैसे कह रहे थे ना कि आप लोग के टाइम में कि सुप्रीम कोर्ट वाला मामला बताया आपने। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये जो अभी आप बताइए ना कि
कितने देर से हम लोग, अरे बहुत देर बात कर रहे हाँ बस आखिरी सवाल खत्म ही एकदम। हैं। तो हम लोग जो है इतने देर से बात कर रहे हैं, ये जो नो न्यूज़ इज न्यूज़, इससे कैसे निपटा जाए? बट फिर इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे कि यहाँ गिरफ्तारी सही है, यहाँ गलत है? नहीं, गिरफ्तारी तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये जो न्यूसेंस हो गया है ना, पता है आपको, जब हम ऐसे कालखंड में जी रहे हो ना, जहाँ झूठ बोलना ही फैशन हो, तो सच ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता बट फिर ये खराब ट्रेंड नहीं हो जाएगा? जैसे आज वहां आपकी सरकार है, उन्होंने बोला, इधर का बोला, उन्हें गिरफ्तार कर लिया, आप वाला बोलेगा वो आप पे चढ़ा है। देंगे, हमारी तो सरकार फिर तो गिरफ्तारी हमारी गिरफ्तारी सरकार नहीं करती है। अब कभी कभी जो है कर देती होगी कि थोड़ा शक्ति संतुलन बना रहे। मीठा मीठा गप गप तीखा तीखा थूक थूक। हाँ, नहीं करती है, नहीं करना चाहिए। हाँ ये स्टेटमेंट ठीक था कि जो गलत है गलत है, अगर आप विरोध करोगे। मतलब हमको तो कोई विरोध करेगा तो हम तो किसी पे केस नहीं करेंगे, हम किसी को ब्लॉग नहीं आप कम्युनिस्ट हो ना, अभी आप पूरी कांग्रेसी नहीं हुए ना अभी। अच्छा, तो आपको कम्युनिस्ट सरकारों के बारे में पता नहीं है? हाँ पता रे, बंगाल में तो क्या किए हो आप लोग, त्रिपुरा में क्या किए हो। नहीं, दुनिया में। जेएनयू वाले दुनिया में। अब नए कम्युनिस्ट हो ना आप, जेएनयू, अब तो कम्युनिस्ट खाली जेएनयू आप तक है। मेरे लिए सही शब्द है कॉन्ग्रेड बोला कि कांग्रेड, लेफ्ट इन कांग्रेस, वो सही शब्द है। क्या कभी वामपंथी विचारधारा भारत की मुख्य विचारधारा बनेगी? मतलब कई सालों से जो है मुख्य विचारधारा है वामपंथी। हाँ साम्यवादी नहीं, दोनों में फर्क है। वामपंथी रही है। जब आप कहते हैं ना कि सब में बराबर वितरण होना चाहिए, तो अपने आप में सोचिए कि भारत के संविधान में जो एक मूल बात है कि सबको बराबर का वोट का अधिकार दिया गया है, ये तो वामपंथी विचार है, साम्यवादी नहीं है। दोनों में फर्क है, कम्युनिस्ट और लेफ्टिस्ट, उसमें एक फ़र्क है। और एकेडमिक्स में बहुत लंबा चौड़ा डिबेट है इसके ऊपर। लेकिन भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, जहाँ सबके बराबरी की बात होगी ना, वो अपने आप में जो है एक वामपंथी बात है। और आप जान लीजिए, मैं बड़ा इंटरेस्टिंग बात कहता हूँ, मोदी जी भी जब ये कहते हैं ना कि हम 5 किलो अनाज बांट रहे हैं, तो ये वामपंथी बात है। और एकेडमिक्स में ये डिबेट सेटल्ड है। इसको लेफ्ट विंग पॉपुलिज्म कहते हैं, राइट विंग पॉपुलिज्म नहीं कहते हैं। राइट विंग पॉपुलिज्म क्या होता है? राइट विंग पॉपुलिज्म ये होता है जब एक पहचान के आधार पे एक खास तरह के वोट को साधने की कोशिश की जाए, वो राइट विंग पॉपुलिज्म है। लेकिन अगर आप वेलफेयरिज्म की एडवोकेसी करते हैं, तो वो लेफ्ट विंग पॉपुलिज्म है। ये एकेडमिक्स में डिबेट है। तो वेलफेयर की बात करना, बराबरी की बात करना, न्याय की बात करना, यही तो वामपंथी सबका धारा साथ है। सबका विकास। भारत में वामपंथी धारा को अगर आप देखना चाहते हैं, तो साम्यवाद उसमें एक धारा है, अम्बेडकरवादी एक धारा है, और समाजवादी एक धारा है। और ले दे करके आप देखेंगे जो नीति निर्धारण है, उसमें बहुत सारा मेजर रोल जो है इसका है। नहीं तो जो है इक्वल वोटिंग राइट नहीं होता, नहीं तो अमीर और गरीब के अधिकार बराबर नहीं होते। क्यों? क्योंकि अगर आप दक्षिण पंथ को समझेंगे तो वह तो ऊंच नीच को सही साबित करते हैं। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि पूर्व जन्मों का फल है। वो ये नहीं कहेंगे कि ये महज संयोग है कि आप मिश्रा जी हैं, वो कहेंगे कि आपका पूर्व जन्म का फल है, आप कुछ अच्छा काम किए थे इसलिए आप ब्राह्मण हुए। ये फ़र्क है। जो कहते हैं ना कि तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पे यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला ज़मीन पर, इसी ज़मीन को स्वर्ग बनाना है। यही लोगों को बराबरी का अधिकार देना है, महिला पुरुष को बराबर करना है। हर कोई, जो कोई कहीं किसी कुल खानदान में पैदा हो गया है, ये उसकी गलती नहीं है। इस आधार पे उसके साथ कोई शोषण नहीं होना चाहिए। ये वामपंथी विचार है। इसीलिए जब मुझे कोई कहता है ना वामपंथी, तो मुझे ये गाली नहीं लगती है, मुझे ये स्वीकार है। खत्म क्या हो गई है धीरे धीरे? कहाँ खत्म हो गई है? खाली केरल और जेएनयू तक थोड़ा बहुत रह गए। हम तो कह रहे हैं मोदी जी को अपने आप को साबित करना पड़ा। अच्छा, क्या जरूरी था ये कहने का कि हम चाय बेचने वाला का बेटा है? गरीब होना क्यों फैशन हो गया राजनीति में? जब देखिए कि सब अपने आप को गरीब साबित करने लगता है, काहे भाई, क्या जरूरी है? मतलब गरीबों का राज आया है ना, गरीबों का दखल आया है ना। और आप तो, मुझे याद है जब हम आए थे चर्चा कर रहे थे, तो आपने कहा कि एक बार जब किसी के पास नंबर आ जाए, वोट बन जाए, तो फिर किसी की हिम्मत है कि कोई उसका विरोध करते। तो गरीबों की राजनीति में दखल, क्योंकि उसके पास नंबर है, तभी तो अपने आप को लोग गरीब बनाते हैं। समझ रहे हैं? ये तो वामपंथी बात है। और अगर इस आधार पे इस देश का निर्माण नहीं होता, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूँ, अगर निर्माण नहीं होता, अगर संविधान नहीं लिखे जाते, अगर उस संविधान सभा में अम्बेडकर जैसे लोग नहीं होते, नेहरू जैसे लोग नहीं होते, तो शायद हमारे देश में भी इक्वल वोटिंग राइट नहीं मिलता। और इक्वल वोटिंग राइट नहीं मिलता। बट अम्बेडकर जी तो
अम्बेडकर ने गांधी जी तो मोदी जी जो है देश के प्रधानमंत्री भी नहीं हो पाते। अम्बेडकर जी मांग रहे थे कि वोटिंग राइट जो है थोड़ा ज्यादा हो, वो इसलिए दलितों का कि उसका 2 वोट काउंट हो। उनका लॉजिक था वही कि जब कोई इंट्रेंस्ड प्रॉब्लम हो तो आपको एफर्मेटिव एक्शन लगता है। वो इस कॉन्टेक्स्ट में मांग रहे थे। जैसे जिस लॉजिक के साथ जो है रिजर्वेशन पॉलिसी आई कि कोई मान लीजिए जनरेशनल वेल्थ है किसी के पास, जो मैंने आपको कहा ना कि मेरी माँ को पोलियो टीका लगेगा कि नहीं लगेगा, इस पर निर्भर करता है कि मुझे पोलियो होगा कि नहीं होगा। तो कोई पैदा ही अगर बिना पढ़ का होगा तो इक्वल कंपटीशन कैसे होगा? किस कॉन्टेक्स्ट में हम पैदा हुए हैं, हमारी पढ़ाई लिखाई क्या है, हमारे माँ को कैसा पोषाहार मिला था, उससे जब हमारी योग्यता तय होनी है। अच्छा, इस पे एक बड़ा मेरिट पे एक बड़ा डिबेट है। एक लड़के को आपने सब कुछ दिया, टीचर दिया, बढ़िया घर दिया, एसी दिया, वो लाया 90 नंबर। एक लड़के को आपने कुछ नहीं दिया, वो स्कूल आता है, जाता है, वापस काम करता है, उसके बाद भी वो लाया 50 नंबर। कौन ज़्यादा मेरिटोरियस है? कॉन्टेक्स्ट होता है ना किसी चीज़ का। तो ये जो आज मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हुए हैं, इसका एक कॉन्टेक्स्ट है ना। मतलब आप कह रहे हो वामपंथी वो भी है, इसका कॉन्टेक्स्ट वामपंथी है। और मैं ये नहीं मानता हूँ कि दुनिया में ख़त्म हो गई है। दुनिया में अगर ख़त्म हो गया होता, ठीक है ना, तो फिर दुनिया में गरीबों की बात इंडिया नहीं में हो। तो काफी हद तक आइसोलेट हो गए ना जो वामपंथी थे, अलग अलग स्टेट से, जैसे बंगाल से पूरा गायब हो गए, त्रिपुरा कम्युनिस्ट पार्टियाँ, हाँ साम्यवादी विचार, फर्क है। मैं पहले ही से कह रहा हूँ, ठीक है। एक जनरलाइजेशन है कि दोनों एक ही हैं, लेकिन जब आप एकेडमिक डिबेट में भी जाएंगे या एक्सपीरियंस भी देखेंगे तो उसमें फ़र्क है। लास्ट क्वेश्चन, कन्हैया कुमार का भी मैंने एक वीडियो देखा, राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। क्या गांधी परिवार के अलावा कांग्रेस में कोई और प्रेसिडेंट बन सकता है? अभी ही मल्लिकार्जुन खड़गे जी बने हुए हैं। मल्लिकार्जुन की बात कर रहा हूँ। हाँ, क्यों नहीं बन सकता है? पहले भी बनते रहे हैं, पहले भी बनते बट रहे एक माइंडसेट रहा कि वही बनता है जिसे कंट्रोल कर कि सकता पार्टी कब बनी? 1885 में, ठीक है। गांधी परिवार से तमाम लोग, कितनी पीढ़ी? मोतीलाल नेहरू जी की पीढ़ी, है। जवाहरलाल नेहरू जी की, नेहरू जी, इंदिरा जी, इंदिरा जी, राजीव जी, ठीक है, और राहुल जी। 5 पीढ़ी हुई ना। तो हाँ। 5 पीढ़ी से तो ज़्यादा पुरानी कांग्रेस पार्टी है। मतलब ऑब्वियसली, मतलब आज़ादी में सोनिया जी भी बहुत लंबे समय तक रही। तो ऑब्वियसली जो है इनके अलावा बहुत सारे लोग जो है कांग्रेस के अध्यक्ष बने होंगे। और जो भी कांग्रेस के अध्यक्ष बने, ठीक है ना, सोनिया जी जब बनी चुनाव होकर के बनी, नेहरू जी जब बने चुनाव होकर के बने, इंदिरा जी जब बनी बट तो फर्स्ट चॉइस होता है ना, वही तो राजा का बेटा राजा हो गया, और क्या हुआ? नहीं, आप फिर जैसे मैं अटल जी की स्पीच सुन रहा था, पुरानी स्पीच है। अटल जी ने कहा कि इस देश में 2 आइडियोलॉजीज हमेशा रहेंगी, एक हमारी भाजपा जनसंघ वाली और एक वामपंथी। उन्होंने कहा वो इसलिए रहेगी क्योंकि हमारे यहाँ इवॉल्व होते रहते हैं लोग। आज एक नेता है, आज मैं प्रेसिडेंट हूँ, कल कौन होगा नहीं बता सकते, चेंज हो जाएगा। बीजेपी इस बात को बड़ा गुरूर में भी लेती है कि अभी नड्डा जी है, नड्डा जी के बाद कौन होगा, यू नोबडी नोज। वामपंथियों में भी वे कहते हैं, लेकिन वो कहते हैं बाकी पॉलिटिकल पार्टीज जो जिन पर वो डायनेस्टी पॉलिटिक्स या नेपोटिज्म लगाते हैं, कहते हैं उनके यहाँ पक्का होता है कि अखिलेश जी के बाद यादव परिवार से कौन होगा, लालू जी के यहाँ कौन होगा, या कांग्रेस में कौन होगा, और जो अगर अलग बन भी गया तो पावर कहाँ होगा। देखिए, अटल जी बहुत बड़े आदमी थे, मैं छोटा अदना सा आदमी हूँ, लेकिन आज मैं ये बात कह रहा हूँ रिकॉर्डेड कि कांग्रेस वो पार्टी है जिसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी थे कैबिनेट में, अंबेडकर भी थे, उस समय सबको लिया और गया नेहरू था, भी थे। बट उस समय सबको लिया गया था ना कि सब आ जाओ, एक अच्छा मैसेज देते हैं। सेकंड टाइम नहीं लिया तो गया। कांग्रेस वो है, मैं बस ये कहना हाँ, बट चुनाव में कहाँ टिकट? जब पहली बार चुनाव हुआ तो सब अलग अलग हो गए थे ना। हम कह रहे हैं कि कांग्रेस में ही ताकत है। तब तो देश था कांग्रेस, हाँ, मैं कह रहा हूँ तो कांग्रेस में ही ताकत और है। ये वाली कांग्रेस नहीं थी तब, ये तो अलग कांग्रेस है ना जो आज है। तो ये तो हम बाद ये- में इंदिरा जी से टूटी, अलग मैं निकली। यही कह रहा हूँ कि कांग्रेस में ही वो ताकत है, कांग्रेस ही वो हो सकती है। मतलब जैसे आप रणवीर कपूर हो सकते हैं, हम नहीं हो सकते हैं। काय नहीं हो सकते आप? अरे वो स्मार्टनेस ही नहीं है मेरे पास। सब आजकल सब तो हम कह रहे टेक्नोलॉजी, हैं कि पैसा ताकत है। सांसद बनोगे, पैसा आएगा, दबा के मंत्री बन जाओगे, फिर करवा लेना। माइकल जैक्सन देखो कितना सुंदर बन गया था। मतलब सांसद बनेंगे तो दबा के पैसा आएगा। आता है यार, यही देखा आपने दुनिया में, 100 गुना बढ़ता है सीधे, 200 गुना, 400 गुना, 600 गुना। आप बोलो जिस पार्टी के नेता का नाम बोलो। चलिए, जब तक मंजिल पे पहुंच ना जाए तब तक दावा करना बेकार है। अभी संसद हो जाएंगे तब भी जीवन आएंगे हम भी कि देखे कन्हैया कुमार का बड़ा वाला घर बना है ये, तो आप कहना जी बहुत मेहनत करे कमाए हैं। देखिए, मेहनत तो करते हैं। हाँ, लेकिन और एक बात बताइए, आप और हम लगभग एक पृष्ठभूमि के हैं, तो आप अपने जीवन में जो आप सेटल किए हैं, अचीव किए हैं, उसको मानते हैं कि आपकी मेहनत है। दिन रात इतना तो हम भी अपने जीवन में मेहनत किए ही होंगे ना। पॉलिटिक्स में पैसा सैलरी लिमिट होता है ना महाराज। जैसे कंगना जी भी कह रही थी
कि सांसदिक पैसा इतना मिलता है कि ड्राइवर और मेस वाला रख दो, उसके बाद खाली बिजली बिल भर का पैसा बचता है अगर 2 नंबर से ना कमाओ। हम कह रहे हैं कि जीवन की सामान्य यात्रा में भी अगर हम राजनीति में ना भी होते तो एक घर तो बना ही सकते थे। बिल्कुल सही बात है, बनना भी चाहिए। तो इससे तो कोई मुद्दा नहीं है। नहीं, वो हम वो वाले घर नहीं बात कर रहे हैं, वो जो नेता लोग छाप देते हैं नहीं, 100 करोड़ 200 करोड़ 400 करोड़ वाला, जरूरत नहीं है। ठीक है, साईं इतना दीजिए जामे कुटुम समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए, यही मित बेता है। चलेगा नहीं। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं बिहार चुनावों को लेकर। अच्छी बात ये थी, मैं जिन पॉडकास्ट में सवाल नहीं पूछे आते वहाँ मैं हमेशा इस बात का जिक्र कर देता हूँ कि आपने भी हमसे नहीं पूछा था क्या पूछने वाले हैं। कई नेता हमें ऐसे मिले और अच्छा लगता है मुझे उन नेताओं से बात करना जो नहीं पूछते हैं क्या पूछने वाले और जो हर विषय पर खुलकर संवाद कर लेते हैं। मुझे लगता है कि अच्छी हेल्दी चर्चा लोकतंत्र को मजबूत बनाती है। आप इस परंपरा को कायम रखिए। मेरी शुभकामनाएं आपको और आपके दर्शकों को। थैंक यू सो मच।